चैप्टर 37। रात के समय हवा शांत हो गई, मानो दिन भर की हलचल के बाद आराम कर रही हो, और विक्टोरिया चुपचाप ऊंचे गूल के पेड़ के ऊपर खड़ी रही। डॉक्टर और कैनेडी बारी बारी से निगरानी करते रहे, और जो ने लगातार 24 घंटे गहरी नींद सोने का मौका पाया। डॉक्टर फर्ग्यूसन ने कहा, उसे यही उपाय चाहिए। प्रकृति उसकी देखभाल का जिम्मा संभालेगी। भोर होते ही हवा फिर से तेज हो गई और साथ ही साथ हवा के झोंके भी बहुत तेज थे। हवा अचानक दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ गई, लेकिन अंततः विक्टोरिया को इसने पश्चिम की ओर बहा दिया। डॉक्टर ने हाथ में नक्शा लेकर दाम्रगो राज्य को पहचाना, जो बहुत उपजाऊपन वाला एक लहरदार क्षेत्र है, जिसमें गांवों की झोपड़ियां लंबे नरकटों से बनी हैं, जो एस्क्लेपिया की शाखाओं से गुंथी हुई हैं। अनाज की चक्कियां खेतों में छोटे छोटे मचानों या चबूतरों पर खड़ी दिखाई देती थीं, ताकि उन्हें उस देश के चूहों और बड़ी बड़ी चींटियों की पहुंच से दूर रखा जा सके। वे जल्द ही जिंदर शहर से गुजरे, जो अपने विशाल फांसी के स्थान के लिए जाना जाता है, जिसके बीच में मौत का पेड़ है। इसके नीचे जल्लाद इंतजार कर रहा है, और जो कोई भी इसकी छाया के नीचे से गुजरता है उसे तुरंत फांसी दे दी जाती है। अपने कंपास से परामर्श करने के बाद कैनेडी यह कहने से खुद को रोक नहीं सके, देखो, हम फिर से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर यह हमें सिर्फ टिम्बक्टू तक ले जाए तो भी हम शिकायत नहीं करेंगे। इससे बेहतर परिस्थितियों में इससे बेहतर यात्रा कभी नहीं हुई, न ही बेहतर स्वास्थ्य में, जो ने कहा, उसी क्षण शामियाने के पर्दों के बीच से अपना प्रसन्न चेहरा बाहर निकालते हुए। वो वहाँ है, वो हमारा बहादुर दोस्त है, हमारा रक्षक, कैनेडी ने सौहार्दपूर्वक कहा। कैसा चल रहा है, जो? ओह, क्यों? स्वाभाविक रूप से, मिस्टर कैनेडी, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बेहतर महसूस नहीं किया। कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को लेक चैड में स्नान के साथ एक छोटी सी मौजमस्ती वाली यात्रा से बेहतर नहीं बनाती है ना, डॉक्टर? बहादुर साथी, फर्गुसन ने जो का हाथ दबाते हुए कहा, तुमने हमें कितनी भयानक चिंता में डाल दिया है। हंस, और आप, सर, क्या आपको लगता है कि मैं आपके बारे में सोचकर सहज महसूस कर रहा था? सज्जनों, आपने मुझे बहुत डरा दिया। मैं आपको बता दूं, हम दुनिया में कभी भी सहमत नहीं हो पाएंगे, जो, अगर तुम चीजों को उस तरह से लोगे। कैनेडी ने कहा, मैं देखता हूं कि उनके गिरने से उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया है। तुम्हारी भक्ति और आत्मा विस्मृति उत्कृष्ट थी, मेरे बहादुर लड़के, और उन्होंने हमें बचा लिया, क्योंकि विक्टोरिया झील में गिर रही थी, और एक बार वहां पहुंचने के बाद कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। लेकिन अगर मेरी भक्ति ने, जैसा कि आप मेरा समसेट कहना पसंद करते हैं, आपको बचाया, तो क्या इसने मुझे भी नहीं बचाया? क्योंकि हम तीनों यहाँ हैं, और हम बेहतरीन स्वास्थ्य में हैं। इसलिए पूरे मामले में हमारे पास झगड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह, हम उस युवक के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, खिलाड़ी ने कहा। इस मामले को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो ने जवाब दिया, इस मामले के बारे में और कुछ न कहना। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हो या बुरा, हम इसे वापस नहीं ले सकते। तुम जिद्दी आदमी हो, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम हमें अपने कारनामे बताने से किसी भी हालत में इनकार नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपको लगता है कि यह उचित है। लेकिन सबसे पहले मैं इस मोटे हंस को एक मोड़ पर पकाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मिस्टर कैनेडी ने अपना समय बर्बाद नहीं किया है। ठीक है, जो, ठीक है, तो देखते हैं कि यह अफ्रीकी खेल यूरोपीय लोगों के पेट पर कैसा असर डालता है। हंस को जल्दी ही फूंकने वाली पाइप की लौ से भून दिया गया और कुछ ही देर बाद उसे आराम से छिपा दिया गया। जो ने अपना अच्छा हिस्सा खाया, जैसे कोई व्यक्ति कई दिनों से कुछ न खाए। चाय और पंच के बाद उसने अपने दोस्तों को अपने हाल के कारनामों से अवगत कराया। वो कुछ भावुकता के साथ बोला, यहाँ तक कि चीजों को अपने सामान्य दर्शन के साथ देखते हुए भी। डॉक्टर बार बार उसका हाथ दबाने से खुद को रोक नहीं सका जब उसने देखा कि उसका योग्य सेवक अपने मालिक की सुरक्षा के बारे में अपनी सुरक्षा से ज्यादा सोच रहा है, और बिडियोमा द्वीप के डूबने के संबंध में
उसने उसे लेक चैड पर इस घटना की बार बार होने वाली घटना के बारे में समझाया। अंततः जो अपना गायन जारी रखते हुए उस बिंदु पर पहुंचा जहां दलदल में डूबते हुए उसने निराशा की अंतिम चीख निकाली थी। मैंने सोचा कि मैं चला गया, उसने कहा, और जैसे ही तुम मेरे दिमाग में आए, मैंने इसके लिए कड़ी मशक्कत की। कैसे, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं बिना कारण जाने पानी में नहीं डूबूंगा। तभी मैंने देखा मुझसे 2 या 3 फीट की दूरी पर, आपको क्या लगता है, एक रस्सी का अंत जो ताज़ा कटा हुआ था, इसलिए मैंने एक और झटका देने के लिए छुट्टी ली और किसी तरह मैं रस्सी तक पहुंच गया। जब मैंने खींचा तो वह नहीं टूटी, इसलिए मैंने फिर से खींचा और दूर खींच लिया और वहां मैं सूखी जमीन पर था। रस्सी के अंत में मुझे एक लंगर मिला। आह मास्टर, मुझे इसे सुरक्षा का लंगर कहने का अधिकार है, वैसे भी अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसे फिर से जानता था। ये विक्टोरिया का लंगर था। मैंने अपनी हिम्मत वापस पाली थी और रात के कुछ हिस्से में झील से दूर चला, जब तक कि मैं एक बहुत बड़े जंगल के किनारे नहीं पहुंच गया। वहां मैंने एक बाड़ सी जगह देखी जहां कुछ घोड़े चर रहे थे, बिना किसी नुकसान के बारे में सोचे। अब ऐसे समय होते हैं जब हर कोई घोड़े की सवारी करना जानता है ना डॉक्टर? इसलिए मैंने इसके बारे में सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया, बल्कि उन मासूम जानवरों में से एक की पीठ पर कूद गया और हम अपने पैरों की गति से उत्तर की ओर सरपट दौड़ पड़े। मुझे आपको उन शहरों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है जिन्हें मैंने नहीं देखा, और न ही उन गांवों के बारे में जिन्हें मैंने अच्छी तरह से देखा। नहीं, मैंने जुते हुए खेतों को पार किया, मैंने झाड़ियों को फांदा, मैंने बाड़ों को लांघा, मैंने अपनी एड़ी से अपने घोड़े को घायल किया, मैंने उसे पटक दिया, मैंने बेचारे को उसके पैरों से उठा लिया। आखिरकार मैं जुती हुई जमीन के अंत में पहुंच गया। अच्छा, वहां रेगिस्तान था। यह मेरे लिए ठीक है, मैंने कहा, क्योंकि मैं अपने आगे और दूर तक बेहतर देख सकता हूँ। मैं हमेशा उम्मीद करता रहा कि गुब्बारा इधर उधर उड़ता हुआ मेरा इंतजार करता हुआ दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसलिए लगभग 3 घंटे में मैं एक मूर्ख की तरह अरबों के एक शिविर में जा पहुंचा। वाह, ये कैसा शिकार था! आप देखिए कैनेडी, एक शिकारी को तब तक पता नहीं चलता कि असली शिकार क्या होता है जब तक कि वो खुद शिकार न हो जाए। फिर भी मैं उसे सलाह देता हूँ कि अगर वह इससे दूर रह सकता है तो उसे ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा घोड़ा इतना थक गया था कि वह अपने पैरों से गिरने को तैयार था। वे मेरे करीब थे, मैंने खुद को जमीन पर फेंक दिया, फिर मैं एक अरब के पीछे फिर से कूद गया। मेरा उस आदमी को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, और मुझे उम्मीद है कि उसे मेरा गला घोंटने के लिए कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें देखा और तुम बाकी सब जानते हो। विक्टोरिया मेरे पीछे पीछे आई और तुमने मुझे उड़ते हुए पकड़ लिया, जैसे एक सर्कस सवार रिंग करता है। क्या मैं तुम पर भरोसा करके सही नहीं था? अब डॉक्टर, आप देखिए कि यह सब कितना सरल था। दुनिया में इससे ज्यादा स्वाभाविक कुछ नहीं है। मैं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूँ, अगर यह आपके लिए किसी भी तरह से उपयोगी हो। और इसके अलावा गुरु, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यह उल्लेख करने लायक नहीं है। मेरे महान वीर जो, डॉक्टर ने बड़ी भावना से कहा, सोने का दिल, हम आपकी बुद्धिमत्ता और कौशल पर भरोसा करके गुमराह नहीं हुए। ओह डॉक्टर, किसी को बस चीज़ों को उनके होने के साथ साथ देखना चाहिए, और वह हमेशा किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि चीज़ों को उनके आने के साथ ही लिया जाए। जब जो अपना अनुभव बता रहा था, तब गुब्बारा तेजी से देश के एक लंबे क्षेत्र से गुजर चुका था, और कैनेडी ने जल्द ही क्षितिज पर इमारतों का एक संग्रह दिखाया जो एक शहर की तरह दिख रहा था। डॉक्टर ने अपने नक्शे पर नज़र डाली और उस जगह को दाम्रगढ़ देश में तागेलेई के बड़े गांव के रूप में पहचाना। यहाँ, उन्होंने कहा, हम डॉक्टर बार्थ के मार्ग पर आते हैं। यहीं पर वे अपने साथियों रिचर्डसन और ओवरवेग से अलग हुए थे। पहला जिंदर मार्ग पर जाने वाला था और दूसरा माराडी मार्ग पर, और आपको याद होगा कि इन 3 यात्रियों में से बार्थ ही एकमात्र व्यक्ति था जो कभी यूरोप वापस लौटा था।
तो फिर कैनेडी ने नक्शे पर विक्टोरिया की दिशा बताते हुए कहा, हम सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक उत्तर की ओर, डिक। और क्या इससे तुम्हें थोड़ी बेचैनी नहीं होती? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह रेखा त्रिपोली और ग्रेट डेजर्ट तक जाती है। ओह, हम उस हद तक नहीं जाएंगे मेरे दोस्त, कम से कम मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन आप रुकने की उम्मीद कहाँ करते हैं? आओ डिक, क्या तुम्हें टिम्बक्टू देखने की उत्सुकता नहीं है? टिम्बक्टू, निश्चित रूप से, जो ने कहा, आजकल कोई भी टिम्बक्टू को देखे बिना अफ्रीका की यात्रा के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप केवल 5वें या 6ठे यूरोपीय होंगे जिन्होंने कभी उस रहस्यमय शहर पर नजर डाली होगी। हो, तो फिर टिम्बक्टू के लिए ठीक है, तो फिर हम उत्तरी अक्षांश के 17वें और 18वें डिग्री के बीच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और वहां हम पश्चिम की ओर ले जाने के लिए अनुकूल हवा की तलाश करेंगे। अच्छा, शिकारी ने कहा, लेकिन क्या हमें अभी उत्तर की ओर बहुत दूर जाना है? कम से कम 150 मील। ऐसी स्थिति में, कैनेडी ने कहा, मैं सो जाऊंगा और थोड़ा सो जाऊंगा। सो जाओ, सर, सो जाओ, जो ने आग्रह किया। और आप भी, डॉक्टर, यही करें। आपको आराम की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा समय निकालकर जागते रहने को कहा है। खिलाड़ी शामियाने के नीचे लेट गया, लेकिन फर्ग्यूसन, जो आसानी से थकान से पराजित नहीं होता था, अपने स्थान पर खड़ा रहा। लगभग 3 घंटे में विक्टोरिया बहुत तेजी से पथरीले इलाके को पार कर रही थी, जिसके निचले हिस्से में ग्रेनाइट की ऊंची ऊंची नंगी पहाड़ियां थीं। कुछ अलग थलग चोटियां 4000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई थीं। बबूल, मिमोसा, सोआ और खजूर के पेड़ों के बीच जिराफ, मृग और शुतुरमुर्ग अद्भुत चपलता के साथ दौड़ते और उछलते हुए देखे जा सकते थे। रेगिस्तान की बंजरता के बाद अब वनस्पति अपना साम्राज्य फिर से शुरू कर रही थी। ये कैलोआ का देश था, जो अपने खतरनाक पड़ोसियों टोरेग्स की तरह अपने चेहरे को रुई की पट्टी से ढकते हैं। रात के 10 बजे 250 मील की शानदार यात्रा के बाद विक्टोरिया एक महत्वपूर्ण शहर के पास रुकी। चांदनी में एक जिले की झलक दिखाई दे रही थी जो आधे खंडहर में तब्दील हो चुका था, और मस्जिदों और मीनारों के कुछ शिखर यहाँ वहाँ चमक रहे थे, चांदी की किरणों में चमक रहे थे। डॉक्टर ने एक शानदार अवलोकन किया और पाया कि वह अगाडेस के अक्षांश में था। ये शहर, जो कभी विशाल व्यापार का केंद्र था, जब डॉक्टर बार्थ ने यहाँ का दौरा किया था, तब ये खंडहर में तब्दील हो चुका था। रात के अंधेरे में विक्टोरिया दिखाई न देने के कारण वह अगाडेस से लगभग 2 मील ऊपर बाजरे के खेत में उतरा। रात शांत थी और लगभग 3 बजे भोर होने लगी, जबकि हल्की हवा गुब्बारे को पश्चिम की ओर और यहाँ तक कि थोड़ा दक्षिण की ओर भी ले जा रही थी। डॉक्टर फर्ग्यूसन ने इस सौभाग्य का लाभ उठाने के लिए शीघ्रता की तथा सुनहरी सुबह की धूप के बीच तेजी से ऊपर चढ़ते हुए अपनी हवाई यात्रा पुनः शुरू की।